हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अपने अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज कक्षा 9 गणित, कक्षा 9 का जो है गणित हमारा अभ्यास स्टार्ट होगा। तो अभ्यास 1 का ये पहला प्रश्न है। हमने जो है छोटी छोटी जो बेसिक जानकारियाँ थी वो अगले 3 क्लास में हमने आपको बता दी है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो जाके चैनल पे उस तीनों क्लासों को देख लीजिए आप लोग। बहुत बेसिक समझाया वहाँ पे, सारी संख्याओं के बारे में वहाँ पे हमने आपको जानकारियाँ दी हैं। तो आज से हमारा अभ्यास स्टार्ट होगा। तो अभ्यास का ये पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब है 20 और 40 के बीच में सम धन पूर्णांक कितने हैं उनको लिखिए या तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल देखिए, हल में हम लोग 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे समस्त? यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आप लोग, सम धन पूर्णांक। ठीक है, तो सम संख्या को यहाँ पे लिखना है 20 और 40 के बीच में सम संख्याएं कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ 20 और 40 के केवल बीच की संख्याओं के बारे में पूछा है, तो कौन सा होगा? 20 के आगे क्या आता है? 22 जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित होता है। उसके बाद आता है हमारा 24 जो 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। उसके बाद आएगा आपका 26, उसके बाद आएगा 28, उसके बाद 30, उसके बाद 32, उसके बाद 34, उसके बाद 36 और उसके बाद 38। हम लोगों ने 20 और 40 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बोला है कि बीच की समस्त संख्या है। 20 और 40 के बीच की समस्त संख्या, यानी कि हमको 20 और 40 नहीं लेना है बल्कि इनके बीच की संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो बीच की संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखिए 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये संख्याएं कैसी हैं? 20 और 40 के बीच की समस्त जो है सम धन पूर्णांक, धन यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, ये धन पूर्णांक इसलिए लगाया है क्योंकि धनात्मक ज्ञात करना है, न कि ऋणात्मक ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। 20 के बीच और 40 के बीच बोला है, तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 होगा। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइएगा हल को। हालांकि देखिए ये है बुक, हमने नया मंगा लिया है, डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन का है। अब हम लोग इसी का प्रश्न जो है देखेंगे, इसी बुक से पढ़ेंगे यानी कि। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली ए है और प्रश्नावली ए के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, एक नोटबुक बना लीजिएगा आप लोग, उसमें जो है प्रश्नों के हल को आप लोग नोट करते जाइएगा। हालांकि प्रश्न आपके पास होगा क्योंकि आप लोगों के पास बुक ऑलरेडी होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखने को बोल रहा है। अभाज्य धन पूर्णांक मतलब, अभाज्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं यानी कि खुद, एक और खुद के सिवा यानी कि स्वयं जो संख्या होगी उससे, एक और खुद से कटने वाली संख्या जो है अभाज्य संख्या होती है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड खाली 1 और 2, एक और वह स्वयं होती है, यानी कि उनका टोटल गुणनखंड कितना होगा? तो 2 ही होगा। और बोल रहा है 1 और 10 के बीच अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। यानी कि देखिए दूसरा प्रश्न का हल क्या होगा? 1 और 10 के बीच समस्त धन पूर्णांक, समस्त अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो क्या क्या होगा? देखिए 2, 3, 5 और 7। ठीक है, ये 4 संख्या होंगी जो 1 और 10 के बीच सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो ये हैं 2, 3, 5, 7।
अच्छा, यही संख्या क्यों है, बाकी संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इनके केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। अब आप 2 को तोड़िएगा, तोड़ने का मतलब विभाजित करना, उसको उसमें अत्यधिक संख्याओं का जो है भाग चला जाना, वही होता है विभाजित। ठीक है, तो 2 में 1 और 2 ये खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, अब आप 3 को ले लीजिए, देखिए तो 3 1 और 3 के सिवा और किसी से नहीं कटेगा। अब 5 को आप लोग ले लीजिए तो 5 भी 1 और 5 के सिवा और किसी संख्या से यह नहीं कट सकता। 7 को आप लोग देख लीजिए, 1 और 7 के सिवा या किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। और हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन से हैं, 2 3 5 और 7। आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये देख लीजिए, तीसरे प्रश्न पे जाने से पहले हम एक बार आपको पहला प्रश्न फिर से समझाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 20 और 40 के बीच जो है समस्त धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, समस्त सम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे। तो हमारा 2 से कटने वाली सारी संख्याएं कैसी होती हैं, तो सम संख्या होती हैं। तो 2 से कटने वाली संख्या देखिए, ये हमको मिला 20 के आगे 22, 24, 26, 28, 30 और आपका 32, 34, 36 और 38। यदि संख्या पूछ रहा है तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये। यदि संख्याओं की संख्या पूछता तो क्या बताते हैं, हम इनको काउंट करके बताते हैं। ठीक है, काउंट करने में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। संख्या पूछता तो हम लोग बताते कितनी संख्याएं हैं, 9। उसके बाद बोला हमको 1 से 10 तक की सभी अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य धन पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से 10 तक में 4 हैं, कौन कौन सी हैं, तो 2 3 5 और 7। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब कह रहा है हमारा प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुयायी। अब इसमें एक शब्द आया है क्रमानुयायी। क्रमानुयायी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्रम से आने वाली संख्या, यानी कि यदि यह संख्या है तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो क्रमानुयायी का मतलब आपको समझ में आया। क्रमानुयायी का मतलब होता है आगे आने वाली संख्या। तो आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, 2a+1 दिया हुआ है हमारा हल, 2a+1 दिया हुआ है। क्रमानुयायी संख्या ज्ञात करने का मतलब, क्रमानुयायी का मतलब होता है कि आगे आने वाली संख्या, इसके जस्ट आगे आने वाली संख्या। तो कौन सी होगी, तो वो होगी 2a+2। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया 2a+2। अच्छा, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है ना कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। 2a+1 के बाद हम लोग 3a+1 क्यों नहीं लिए, ऐसा सवाल आ सकता है ना आपके मन में। तो देखिए ऐसा क्यों नहीं हुआ कि a यहाँ पर क्या है, कोई पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक है। ठीक है, तो a को हम लोग क्या मान लिए, कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, तो धन पूर्णांक होने का मतलब यह 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। जब कुछ भी ले सकते हैं तो a की जगह पर हम लोग पहले एक लेते हैं ना, a बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस में 1, संख्या क्या आएगी, 2 1 जा 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। नहीं, 2 1 कम 2 प्लस में 1 बराबर 3 हो जाएगी। अब अगर ये संख्या 3 हो गई तो आने वाली संख्या क्या होना चाहिए, क्रमानुयायी का मतलब क्रम से आने वाली संख्या। तो क्रम से आने वाली संख्या फिर क्या होनी चाहिए, तो हमारा 4 होना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं तो क्या आएगा, और a का मान जब हम लोग 1 लेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा ना। देखिए
हम लोगों ने यहाँ पर 1 प्लस क्यों किया, यहाँ पर 3 क्यों नहीं किया, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 3a प्लस में 1 लेते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है, 3a प्लस में 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4। अब देखिए, एक मिनट रुकिए मेरे दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग a का मान 1 रखते हैं तो फिर ये हमारा अगला आएगा कि नहीं आएगा ये देखते हैं। तो 2a प्लस में 2 बराबर हमको क्या लाना है 4, क्योंकि संख्या हमारा 4 आना है। तो 2 इंटू 1 प्लस में 2 बराबर 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 2 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 आ गया, इसलिए अगर यहाँ पर 3 आता तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया गया मेरे दोस्तों। ये प्रश्न हम आपको 2 बार बताते हैं। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है 2a प्लस में 1 का क्रमानुयायी धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही बोला है ना, क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो 2a प्लस में 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक होगा 2a प्लस में 2। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रमानुयायी का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों कि आगे आने वाली संख्या, इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगा। तो 2a प्लस में 1 आगे आने वाली संख्या हो जाएगी 2a प्लस में 2। ये हमारा उत्तर है 2a प्लस में 2। अगर ये 2a प्लस में 1 है तो ये 2a प्लस में 2 क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमानुयायी का मतलब क्रम से आने वाली संख्या, जस्ट उसके आगे वाली संख्या। ठीक है, तो क्या होगी आने वाली संख्या 2a प्लस में 2 होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 2a प्लस में 1 का क्रमानुयायी होगा 2a प्लस में 2 आगे आने वाली संख्या। क्रमानुयायी का मतलब यदि आपसे कोई पूछता है क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि क्रम से आने वाली संख्या, यानी कि जो संख्या है उससे आगे आने वाली संख्या। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, सीधा उसको पलटी मार देना, किसी चीज़ को उलट कर लिख देना, क्या कहलाता है? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कैसा है? 2/3 एक धनात्मक संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋण हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को योगात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ में आया होगा। क्रमानुयायी और योगात्मक प्रतिलोम दोनों का हमने आपको मतलब बताया कि क्रमानुयायी मतलब क्रम से आने वाली संख्या, और क्या बोला? प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब विपरीत संख्या। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत संख्या। अगर ये संख्या पॉजिटिव है तो दूसरी संख्या क्या होगी? निगेटिव। पॉजिटिव दे के निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव दे के पॉजिटिव भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नेगेटिव संख्या दे के प्रतिलोम पूछेगा तो उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। यदि पॉजिटिव दे के आपको नेगेटिव संख्या पूछ रहा है तो आप जो है पॉजिटिव दे के अगर प्रतिलोम पूछेगा आपको तो आप जस्ट उसका नेगेटिव उत्तर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रतिलोम का मतलब समझ में आया होगा। प्रतिलोम का सीधा सा अर्थ है उलट देना, यानी कि पलटी मार देना। अगर कोई चीज़ सीधी रखी है तो उसको उल्टा कर देना। समझ में आ गया? सीधी चीज़ को सीधा उल्टा कर देना ही योग्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम समझ में आया होगा आप लोगों को।
आइए पांचवा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है मेरे दोस्तों कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। इससे पहले योगात्मक प्रतिलोम पूछा, अभी गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो -5 का पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो प्रतिलोम का तो मतलब आपको बता दिया मैंने कि सीधा सीधा अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि धन संख्या है तो ऋण संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में जो संख्या, जैसे ये नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन गुणात्मक दिया है तो इसका प्रतिलोम होगा 1/5। ऐसा क्यों? ठीक है, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणात्मक पूछ रहा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/5, ठीक है। इस संख्या को बटे में लिखते हैं, 1 उसी संख्या को बटे में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ में आया आप लोगों को? सीधा सा 1 बटे में लिख देने का, 1 वही संख्या हम लोग लिख देंगे, यानी कि 1 उस संख्या को यदि हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है मेरे दोस्तों। यदि ये संख्या देके आपको ये पूछे कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो इसका जस्ट विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। प्रतिलोम का साधारण सा मतलब है उल्टा है, उलट देना किसी चीज़ को। अगर जोड़ में है तो घटाना में, घटाना में है तो जोड़ में, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका 1 कर देना। संख्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, फिर वह 1 यानी कि बटे में हो जाएगी वो संख्या। सीधा सा उसको नीचे लाके अंश को 1 मान लेंगे और हर को वही संख्या लाके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोक के एक बार इसको देख लीजिएगा। प्रतिलोम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था मेरे दोस्तों कि उल्टा, सीधा विपरीत उसका लिखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अंश बटे हर में लिख देना, ठीक है। अंश बटा हर में लिख दिए हम लोग, यानी कि 1 मान लिया है अंश और हर क्या है हमारी वही संख्या, ठीक है। 1/-5 है, ठीक है। ये रहा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, P+Q। छठा प्रश्न बोल रहा है देखिए P+Q P+Q और P-Q, P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम फिर से पूछा हम लोगों से। तो योगात्मक प्रतिलोम का मैंने क्या बताया आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को सीधा पॉजिटिव कर देने का, ठीक है। और प्रतिलोम का मतलब होता है सीधा उल्टा। देखिए ये क्या है हमारा, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये संख्या कैसी है, धनात्मक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे ऋणात्मक, यानी कि -P+Q ये हमारी हो गई। और इसको क्या लिखेंगे, इसके आगे भी हम लोग माइनस लगाएंगे, P-Q। देखिए अगर हम माइनस को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -P और ये हो जाएगा --+Q। तो ये हमारी हो गई अगली ये वाली संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यदि ऐसे नहीं तो हम लोग पॉजिटिव संख्या पहले लिख सकते हैं, जैसे Q-P भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। इन तीनों में से आपके देखिए जो अच्छा आपको लगे वही सही है। उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, हमको योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो हमको संख्या को नेगेटिव कर देना है। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो धनात्मक है ऋणात्मक, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि प्लस को क्या करेंगे माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। संख्या को आगे पीछे इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव संख्या आगे नेगेटिव संख्या पीछे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। यदि संख्याएं 2 ही हैं या 3 ही है तो
या लिखने लायक है तो ही लिखेंगे, किसी भी प्रकार की संख्याओं को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छठा प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, और योगात्मक यानी कि धनात्मक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक में बदल देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका छठा प्रश्न। छठे के बाद आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को प्रतिलोम समझ में आया? देखिए इसमें दो शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, एक क्रमान्वयी यानी कि क्रम से आने वाली संख्या, अगर एक है तो उसके आगे क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी, तो दो होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का सीधा सा मतलब है क्या कि उल्टा, यानी कि जो चीज़ प्लस में दिया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस में बदल देंगे। योगात्मक का मतलब यानी धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या क्या करेंगे, ऋणात्मक में बदल देंगे। उसके बाद हमारा आया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसको एक के बटे में लिखेंगे, यानी कि 1/, वो संख्या लिखेंगे। ठीक है, लेकिन संख्या के जो है कि साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यदि धनात्मक रहेगा तो धनात्मक ही रहेगा, अगर ऋणात्मक है तो वह ऋणात्मक ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आपको क्रमान्वयी या प्रतिलोम समझ में आया होगा। आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, यक्स के किस मान के लिए, सातवां प्रश्न बोल रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × यक्स, इसी यक्स का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो यक्स के किस मान के लिए इतना का कथन सत्य है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा, हमको यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह यही बताता है कि जो हमारा बायां पक्ष है और जो हमारा दायां पक्ष है, यानी कि जो हमारा LHS है और जो हमारा RHS है। देखिए LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और LHS और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, और बायां का मतलब होता है लेफ्ट में और दायां का मतलब होता है राइट में। देखिए हमारा हाथ क्या है, राइट साइड का है, तो RHS। ठीक है, तो LHS बराबर RHS हमको करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में जो है बराबर का साइन दिया है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर की संख्या क्या होगी, 3 दूना 6, ये बाहर क्या है 5, ये बराबर की उस तरफ क्या है 5 3 15 × यक्स। ठीक है, यक्स है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 6 पंजे 30 बराबर 15 × यक्स। अब ये 15 को इधर भेजेंगे, गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। संख्या को यदि हम इधर से इधर परिवर्तित करेंगे, अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, अगर इधर माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाके वह प्लस में हो जाएगा। यदि इधर गुणा में है तो बराबर के इस तरफ आके भाग में होगा, अगर इधर भाग में है तो बराबर की इस तरफ आके वो कैसी संख्या हो जाएगी, तो भाग में है तो गुणा हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई मेरे दोस्तों कि यदि संख्या दोनों तरफ बराबर हैं, यानी कि बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं हमारी इस तरफ बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ की दोनों संख्याएं कैसी हैं, तो बराबर हैं। यानी कि हमारा बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष क्या है, बराबर है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर करने के लिए हमको x का मान रखना पड़ेगा, x का मान लाना पड़ेगा। तो x का मान क्या है, तो x के मान को हम लोग जो है कि लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 15 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 भाग में आ जाएगा। तो 30/15 बराबर x, तो 15 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो x का मान क्या हो जाएगा 2। अब देखिए बराबर के इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ भेजने का जो रूल है वो क्या है, अगर संख्या बराबर के इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, अगर इधर माइनस है तो बराबर की उस तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस।
अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। भाग का साइन क्या है ये, और इधर अगर भाग में है तो इधर जाके वह गुणा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि संख्याओं को यदि हम पॉजिटिव से अगर बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो वह निगेटिव हो जाएगा, यानी धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। अगर संख्या ऋणात्मक है तो वह धनात्मक हो जाएगी, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। उसी का उल्टा देखिए, यहाँ पे एक गुणा में था, यानी कि गुणा में संख्या था तो बराबर के उस तरफ गया तो यहाँ भाग में परिवर्तित हो गया, और भाग का मतलब बट्टे में होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे। तो ये प्रश्न 7वां प्रश्न मेरे दोस्तों x का मान पूछ रहा था, तो x का मान क्या हो गया 2। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है 7वां प्रश्न समझ में आया होगा। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग नोटबुक में ये नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये सवाल का हल आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 2 मिनट 2 सेकंड का मैं वक्त देता हूँ आप लोगों को, लिख लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड में आप लोगों का हो जाएगा। और ये रूल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्लस है तो बराबर उस तरफ माइनस जाएगा, और माइनस है तो बराबर उस तरफ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होता है, खासकर सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। आइए अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 8वां प्रश्न बोल रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम जो है कि वह स्वयं है। योज्य प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा वह स्वयं है। तो ऐसी संख्या जो है मेरे दोस्तों वो शून्य है। शून्य कैसी संख्या है? तो शून्य स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। ऐसा क्यों? क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो न तो पॉजिटिव है, शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है, ठीक है। शून्य ऐसी संख्या है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। शून्य ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, यानी कि कैसा है, ये उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल संख्या को न तो हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं और ना ही निगेटिव में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। ये न तो पॉजिटिव होता है, न निगेटिव होता है, न धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, यानी कि वो स्वयं की विपरीत संख्या है, ठीक है। शून्य कैसी संख्या है? तो वह स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, यानी कि स्वयं की वह विपरीत संख्या है। तो 8वां प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, शून्य कैसी संख्या है? तो शून्य स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो उसको हम लोग न तो धन में लिख सकते हैं, न ही ऋण में लिख सकते हैं। कभी आप लोगों ने देखा +0 और -0? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। तो शून्य कैसी संख्या है? तो शून्य हमारा न्यूट्रल नंबर है, यानी कि शून्य हमारा कैसा संख्या है? उदासीन संख्या है। उदासीन का मतलब होता है न तो पॉजिटिव होना और न ही निगेटिव होना। तो आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? नौवां प्रश्न बोल रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - 1 इंटू a प्लस में 1 सम है अथवा विषम। यानी कि यह संख्या सम है अथवा विषम है। इसमें a क्या है? तो a हमारा समधन पूर्णांक है, एक समधन पूर्णांक है। एक ऐसा है, एक समधन पूर्णांक, समधन
पूर्णांक। ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा है समधन पूर्णांक। तो देखिए प्यारे भाइयों, बोल रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a-1 इंटू a प्लस में 1 सम है अथवा विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए a बराबर यदि हम लोग 2 लेते हैं, 2 क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें समधन पूर्णांक बोल रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है, समधन पूर्णांक। तो 2 क्या है, सम संख्या है। a बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 2 - 1 इंटू 2 प्लस में 1। यहाँ पर a का मान रख दिया हम लोगों ने तो 2, फिर a का मान रखा वहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 3 बराबर कितना आ गया, 3। अब देखिए 1 बराबर 4 रखने पर, 4 भी कैसी संख्या है, तो 4 हमारा भी सम संख्या है। तो एक बार 4 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 4 - 1 इंटू 4 प्लस में 1। यहाँ कितना हो गया, 3, और यहाँ पर क्या हो गया, 5। तो 5 दिया 15। अब देखिए ये संख्या कैसी संख्या है, ये संख्या कैसी है, तो ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो इसका मतलब a-1 और a प्लस में 1 ये कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है। कैसी संख्या है मेरे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं a-1 इंटू a प्लस में 1 कैसी संख्या है, तो यह संख्या कैसी है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। a माइनस में 1 और a प्लस में 1 कैसी संख्या है, सम नहीं है बल्कि कैसी है, विषम संख्या है। कैसे पता चला हमको, तो देखिए a बराबर दिया है कि यह समधन पूर्णांक है। यदि समधन पूर्णांक है तो a बराबर सम संख्या लेने पर, पहले हम लोगों ने 2 लिया तो देखा प्रश्न ये हमारा उत्तर 3 आया। तो एक बार जो है a का मान लेने पर हमको ये पता नहीं चला कि अभी तो सम आया है, हो सकता है हम लोग अगर आगे 4 ले लें, सम संख्या 4 भी है, अगर हम लोगों ने 4 ले लिया तो हो सकता है उसका मान जो है 8 आ जाए तो सम संख्या हो जाएगी। तो हमको चेक करने के लिए a बराबर 4 हम लोगों ने लिया, चेक किया तो हमारा संख्या फिर से विषम ही संख्या है, इसलिए a-1 और a प्लस में 1 कैसी संख्या होगी, तो मेरे दोस्तों विषम संख्या होगी। क्यों होगी, यहाँ पर a बराबर समधन पूर्णांक रखने पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये प्रश्न भी समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो हमारा a-1 और a प्लस में 1 कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है। ठीक है, a बराबर समधन पूर्णांक हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि a बराबर समधन पूर्णांक लीजिए। तो a बराबर जब समधन पूर्णांक हम लोगों ने लिया तो a बराबर यदि हम लोगों ने पहली संख्या जो है हमारी पूर्णांक समधन पूर्णांक कौन सी, तो 2 है, 2 रखने पर हमारा 3 आया। अब हो सकता है हम लोगों ने 4 रखा हो, यदि हमारा जो है कि विषम न आने के बजाय सम संख्या आ जाती, तो इसलिए पहले प्रश्न को a बराबर 4 भी रखें तो भी हमारा जो है कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 15 आया। 15 कैसी संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य न होने वाली संख्या कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। और 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कैसी होती है, तो सम संख्या होती है। तो ये 15 2 से तो नहीं कटता, इसलिए कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। तो हम लोगों ने निकाल के देखा तो a-1 और a प्लस में 1 कैसी संख्या निकली, तो विषम संख्या निकली। ठीक है, a-1 और a प्लस में 1 कैसी संख्या निकली, तो विषम संख्या। तो यह कैसी संख्या हो गई, यह एक विषम संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। तो आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 10वां प्रश्न बोल रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, 10वां संख्या बोल रहा है कि 5 और 7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, 5 और 7 को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है।
संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है, ठीक है। 5 और 7 का योग लिखना है हमको, ठीक है, योग 5 और 7 का योग, ठीक है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का क्या लिखना है, योग। पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर क्या होता है, बीच में हमारा शून्य होता है, ठीक है। और शून्य के जो है कि दाईं तरफ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो धनात्मक संख्याएं होती हैं। और शून्य के बाईं तरफ कैसी संख्या होती है, तो ऋणात्मक संख्या होती है। तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। -6 अरे +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 5 और 7 का योग संख्या रेखा द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो 5 और 7 क्या होगा, तो देखिए 1 से लेके 5 तक ये, अब बोल रहा है 7 और, तो 5 से आगे हम लोग जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे हम लोग, ये 12 तक, ठीक है। तो ये हमारा योग हो गया, क्या हो गया, 5 और 7 मिलके 12 हो गए, ठीक है। तो 5 और 7 का योग क्या होगा मेरे दोस्तों, 12 होगा। देखिए संख्या रेखा पर ये धनात्मक संख्याएं थी, 5 भी धनात्मक था और 7 भी धनात्मक था, इसलिए संख्या रेखा जो है धनात्मक की ओर ही गया। अगर ये ऋणात्मक होती तो हमारा ऋण की तरफ भी आता, फिर उसका योग निकालते हम लोग तो संख्याएं या तो जुड़ जाती या तो घट जाती, ठीक है। तो हमारा 5 और 7 का जो है योग संख्या रेखा द्वारा कितना हो गया, 12। ऐसा आपको चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये 12 उत्तर लाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ये आप 5 और 7 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 और 7 12 हो गया। आपको यदि बोर्ड एग्जाम में ये आपको देता है, या तो परीक्षा छमाही हो या सालाना हो, उस परीक्षा में आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या रेखा बोला है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, ठीक है। तो योग क्या हो गया हमारा 12, 5 और 7 का योग क्या हो गया 12। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग 10वां प्रश्न देख लिए, कल से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। मेरे दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है मेरे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, ताकि आपको पढ़ने और हमको पढ़ाने में आनंद मिले। और मेरे दोस्तों, आज हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।